1930 और 40 के दशक चीनी लोगों के लिए महान पीड़ा का समय था, जिसे लगभग सभी महान विदेशी शक्तियों ने दशकों तक शोषित किया था। इसकी विशाल जनसंख्या अधिकांशतः गरीब थी और 1911 में क्विंग वंश के पतन के साथ, जिसने मध्य 17वीं शताब्दी से देश की शासन की थी, राजनीतिक अस्थिरता ने देश को फैलावों में बांट दिया। फिर बीती दुनिया युद्ध आया। जापानी चीन के कब्जे ने चीनी जनसंख्या के खिलाफ ऐसे क्रूरता के कार्य किए जो अंधकार युग के मानकों के अनुसार भी बर्बर माने जाते थे। फिर आया गृह युद्ध, जो 1949 में समाप्त हुआ, जब अध्यक्ष माओ विजयी हुए और संप्रदायवाद ने देश की शासन की। नवनिर्मित लोगों की गणराज्य चीन अब एक संकटग्रस्त स्थिति में थी। युद्ध और संघर्ष के वर्षों द्वारा शोषित देश अब शांति की जगह था, और शांति अब शांति की जगह थी, और शांति देश अब एक बढ़ते हुए शत्रु संयुक्त राज्यों के साथ विरोधाभास में था, जो संप्रदायवादी उन्माद से प्रभावित था। याद करते हुए कि संयुक्त राज्य ने अपने महान दुश्मन जापान को परमाणु बमों के साथ कैसे परास्त किया, अध्यक्ष माओ और संप्रदायवादी जानते थे कि उन्हें अमेरिका के सुपर वेपन्स का उत्तर चाहिए, जो जल्दी ही हवा से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे से आ रहे थे। आज की कड़ी में हम चीन के प्रयासों का इतिहास देखने जा रहे हैं, जो सर्वोत्तम हथियार विकसित करने के लिए है। यह चीन के समुद्री ड्रैगन्स की कहानी है। इसकी पीछा करने की शक्ति परमाणु हथियार युक्त बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों या SSBNs की। दुनिया की युद्धों में आपका स्वागत है। एक 1954 और 1955 में कैमोए और मात्सु द्वीपों पर चीनी और ताइवानी सेनाओं की टक्कर के बाद माओ ने चीन के लिए स्वयं का परमाणु कार्यक्रम विकसित करने की महत्ता समझी, और अगले कुछ वर्षों में वह एक सक्षम परमाणु कार्यक्रम विकसित करेगा। अगले 5 वर्षों में चीन ने अपनी पहली यूरेनियम समृद्धिकरण सुविधाएं बनाई, और फिर सोवियत संघ की मदद से लोबनेर नमक झील पर एक परमाणु परीक्षण स्थल बनाया, जिन्होंने उन्हें तकनीकी सहायता के साथ साथ टुपलेव 2016 मध्यम बम्बर और आरदो लघु मार्ग मिसाइलें प्रदान की। 16 अक्टूबर 1956 को चीन ने अपने पहले परमाणु मुखौटे को विस्फोटित किया, जिसे परियोजना 599 कहा गया। बम में एक 22 किलोटन के क्षेत्र में उत्पादन, जो लगभग 20 वर्ष पहले नागासाकी पर गिराए गए मोटे आदमी के बराबर है। इस बिंदु तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अधिक शक्तिशाली हथियार विकसित किए थे और उनके बड़े भंडार बनाए थे। इसीलिए चीन का परमाणु कार्यक्रम एक अंतर महाद्वीपीय खतरा नहीं माना गया, बल्कि इसके बजाय यह चीन को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थिर करने में मदद करेगा। यह भी मदद करता है। चीन के पास अमेरिकी युद्ध समूह को एक ही बम से नष्ट करने की क्षमता होने के बावजूद माओ ने स्वीकार किया कि चीन अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका की आग की शक्ति को मिलाने में असमर्थ है, चाहे यह सामान्य रूप से हो या उनके बढ़ते हुए परमाणु हथियार भंडार के साथ। 60 के दशक में चीन को परमाणु ब्रिंकमानशिप के खेल में सिर्फ 5वां खिलाड़ी होने के बजाय महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक प्रभाव और भविष्य की वार्ता और अमेरिका के साथ युद्ध की संभावना में लोगों को विश्वास था कि सोवियत संघ अवश्य मदद करेगा। फिर भी बीजिंग और मॉस्को ने एकीकृत चेहरा पेश करने के बावजूद अमेरिकी हस्तक्षेप के मुद्दे पर दोनों साम्यवादी महाशक्तियां चीन के प्रति धीरे धीरे अधिक संवेदनशील हो रही थीं। चीन ने सोवियत संघ पर यह आरोप लगाया कि वह धीरे धीरे साम्यवादी दिशा में बदल रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व करने का लक्ष्य है। चीन अब इस भूमिका को स्वीकार करने की तैयारी कर रहा था और साम्यवादी दुनिया को 2 भाग करने की धमकी थी, बीजिंग और मॉस्को के बीच महान शक्ति संघर्ष के बीच। 1987 में चीन और सोवियत संघ ने अपने
अंतिम शेष संबंध तोड़ दिए और अब एक दूसरे को संभावित विरोधी के रूप में देखना शुरू कर दिया। यह चीन के लिए कई कारणों से अत्यंत चिंताजनक था। पहली बात, चीनी सैन्य संगठन ने सोवियत डिजाइन के हथियारों का उत्पादन करने पर भारी भरकम निर्भर किया। इससे चीन को अपने हथियारों का विकास करने का समय और वित्तीय लागत बचती थी। टैंक, विमान और युद्धपोतों के लिए कोई नई सोवियत डिजाइन के बिना चीन को अपने बुढ़ापे के डिजाइनों को सोवियत या अमेरिकियों से अधिक समय तक बनाए रखने में मजबूर चीन को संख्या के आधार पर अपने हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। चीनी परमाणु हथियार शैशवावस्था में थे और उनके तरीके अमेरिकी हथियार प्रणाली के मुकाबले पुराने थे। चीनी बम्बर 216 सुपरसोनिक लड़ाकू और भूमि आधारित रक्षा के प्रति संवेदनशील थे, जबकि चीनी बैलिस्टिक मिसाइल अपरिपक्व थीं और उनके आधार स्थल हमले के प्रति संवेदनशील थे। तीसरी बात, चीन अब लगभग हर दिशा से खतरों का सामना कर रहा था। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताइवान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और उभरती हुई भारत ने सभी बीजिंग के वांछित भूभागों पर नजर रखी थी, जिसमें से कोई भी एक क्षेत्रीय या वैश्विक युद्ध की उत्पत्ति कर सकता था। 1960 के दशक के अंत तक चीनियों को लगा कि उन्हें अपने अस्तित्व की गारंटी और क्षेत्र पर अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और यह स्पष्ट था कि उन्हें क्या चाहिए। एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की सेना जो चीन को अपनी स्वयं की गुप्त समुद्री परमाणु निरोधकता प्रदान कर सकती है। एक 1980 के दशक तक चीन की जनमुक्ति सेना नौसेना प्लान मुख्य रूप से अपने स्वयं के जल स्थल और क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित करने पर केंद्रित थी। इस प्रकार इसने तटीय क्षेत्रों में संचालित होने वाले युद्धपोतों पर ध्यान दिया, बजाय समुद्री नीले जल नौसेनाओं के युद्धपोतों की, जैसे कि संयुक्त राज्य। और यह दर्शन उनकी पनडुब्बियों तक पहुंचा। 1950 और 60 के दशक में चीन की हमला पनडुब्बी सेना पारंपरिक सोवियत डिजाइनों पर अधिकतम निर्भर थी, जो चीनी मुख्य भूमि और जहाजों की सुरक्षा करने के लिए मुख्यतः अमेरिकी, जापानी या ताइवानी युद्धपोतों से सेवा करती थी। चीन ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी वाहन सेना को इसी प्रकार काम करते हुए देखा, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के भीतर काम करते हुए। यदि चीन पहले हमले का शिकार हो तो दूसरे हमले की परमाणु क्षमता प्रदान करते हुए। ऐसी पनडुब्बियों के खतरे से हमला करने वाली सेना या नजदीकी देश पर भारी क्षति पहुंचाने की संभावना सिद्धांततः किसी भी आक्रामक को चीन पर पहले हमला करने से रोकेगी। 1906 से पहले सोवियत संघ की सहायता से PLN ने एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बल का विकास किया, जो चीन के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा था। चीन की हमला पनडुब्बी फ्लीट सोवियत नेवी की प्रोजेक्ट 619 क्लास पनडुब्बी पर आधारित थी, जिसे नेटो ने खाड़ी क्लास जाना। इसका डिजाइन बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का कच्चा रूप था, जो मूलतः प्रोजेक्ट 657 एक क्लास डीजल इलेक्ट्रिक हमला पनडुब्बी थी। इसे R11 तरल ईंधन वाले पनडुब्बी शुद्ध बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 3 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब ले सकने के लिए पुनर्निर्माण किया गया था। चीन ने अपनी हमला पनडुब्बी फ्लीट को इन ऊंचे हथियारों को फिट करने के लिए 3 लंबवत ले सकने के लिए डिजाइन किया था। लॉन्च ट्यूब मूल प्रोजेक्ट 661 के सेल को मिसाइल के शीर्ष को हुल में फिट करने के लिए बढ़ाना पड़ा। 1958 में सोवियतों ने पनडुब्बी को सेवा में लेने के बाद भी इस क्लास को अधिक उन्नत डिजाइन ऑनलाइन आने तक अस्थायी उपाय माना गया। परमाणु मिसाइल चलाने के लिए पनडुब्बी को सतह पर आकर उन्हें लॉन्च के लिए तैयार करना पड़ता था, जिससे वे खोजे और हमले के लिए प्राप्त हो सकते थे। लेकिन शायद यह अधिक महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक रूप से संचालित होने के कारण पनडुब्बी की सीमा उसके ईंधन की मात्रा तक सीमित थी। इसकी बैटरी सीमित समय के लिए चलती थी और जब वे समाप्त हो जाती तो पनडुब्बी को सतह पर आने या स्नॉर्केल उठाने की आवश्यकता होती थी, जिससे डीजल को घंटों तक चलाने और बैटरियों को चार्ज करने के लिए हवा मिलती। पनडुब्बी को दोनों तरीकों से विनाश का खतरा हो सकता था। इन सीमाओं को देखते हुए और बेहतर परमाणु डिजाइन ड्राइंग बोर्ड पर होने के साथ
1979 में चीन को प्रोजेक्ट 657 एक निर्माण की तकनीक बेचने के खिलाफ बहुत कम विरोध था। चीन ने पनडुब्बी को टाइप 6070-3-1 कहा और पहले वर्ग के काम 1960 में डालियन शिपयार्ड में शुरू हुए, सोवियत की सहायता से, जिन्होंने अपने उत्पादन आदेश से दूसरे उदाहरण को योजना के लिए चिह्नित किया। 60 के दशक में बीजिंग और मॉस्को के बीच की समस्याओं के कारण सोवियत ने निर्माणाधीन पनडुब्बी नहीं भेजी और चीनी उदाहरण का निर्माण धीमा हो गया, जिसे पूरा होने में 6 साल लगे। पेनेंट नंबर 1101 दिए गए। चीन की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी ने सतह पर 2799 टन का विस्थापन किया और यह लगभग 99 मीटर लंबी थी। SLBMs के लिए 3 लंबवत लॉन्च ट्यूब के साथ साथ पनडुब्बी में 6 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब भी थे, जिनका मुख्य रूप से दुश्मन युद्धपोतों के खिलाफ रक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। सतह पर डीजल शक्ति के तहत 17 गांठ की अधिकतम गति थी और विद्युत शक्ति का उपयोग करके डूबे हुए 12 गांठ। हालांकि ऐसी गति ने शत्रु सोनार ऑपरेटरों को पता लगाने के लिए बहुत अधिक शोर पैदा किया और बैटरी को बहुत जल्दी खत्म कर देगा। हालांकि इस पनडुब्बी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसे चीनियों ने विभाजन से पहले सोवियतों से प्राप्त नहीं किया था: मिसाइलें स्वयं। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी तब तक बेकार है जब तक उसमें आग लगाने के लिए मिसाइलें नहीं होती। मिसाइलों की प्राप्ति नहीं होने पर चीन ने प्रोजेक्ट 619 के स्वदेशी संस्करण पर काम शुरू कर दिया। चीन ने प्रोजेक्ट 619 के चीनी संस्करण पर और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को सजाने के लिए मिसाइल पर काम शुरू कर दिया। झुलांग 1 के नाम से मशहूर, जिसका अर्थ होता है ह्यूज वेव 1, यह मिसाइल 2 चरणों की ठोस ईंधन वाली डिजाइन थी जो 250 से 500 किलोटन की सीमा में एक अकेले वॉरहेड को ले जाने में सक्षम थी, जिसकी सीमा 1050 6 मील थी। यदि वे वास्तव में प्रभावी पनडुब्बी आधारित मिसाइल डिजाइन प्रदान करने जा रहे थे तो चीनी इंजीनियरों के लिए रेंज बढ़ती जा रही थी। चीन की बढ़ती पनडुब्बी क्षमताएं और जापान की समुद्र में व्लादिवोस्तोक और नाखोदका में 2 प्रमुख सोवियत पनडुब्बी बेसों के स्थान ने संयुक्त राज्य और जापान को दक्षिणी और पूर्वी एशिया के तटरेखा के अनुसार एक जटिल अंतर्जलीय डिटेक्शन सिस्टम विकसित करने के लिए प्रेरित किया। विचार यह था कि चीनी या सोवियत पनडुब्बियों को उनके बंदरगाहों से बाहर निकलने के लिए असंभव बनाना, जो कि अंतर पनडुब्बी युद्धपोतों द्वारा पता लगाया और ट्रैक किया जा सके। संयुक्त अमेरिकी जापानी परियोजना 1957 में शुरू हुई, जिसमें होक्काइडो जापान में एक प्रायोगिक स्थान स्थापित किया गया और आने वाले दशकों में फिश हुक के नाम से मशहूर ध्वनिक संवेदकों का जाल कोरियाई प्रायद्वीप से लेकर फिलीपींस के पश्चिम जावा सागर के माध्यम से और भारतीय महासागर में फैल जाएगा। समुद्र की तलहटी पर रखे गए हजारों मील के तहतानी केबल, जिनसे सैकड़ों ध्वनिक संवेदक जुड़े थे, जो चीनी या सोवियत पनडुब्बियों की आवाज के लिए सुनते थे। फिर ध्वनियां जापान के स्टेशनों को वापस भेजी गईं, जिन्होंने उन्हें उपग्रह के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्लेषकों तक पहुंचाया। इस संवेदक नेट का परिणाम फेटल प्लान बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बल पर यह संभावना थी कि अगर वे समुद्र की सतह पर रहना चाहते हैं तो वे चीनी प्रदेश के करीब रहने के लिए मजबूर होंगे। उच्चतम तनाव के समय एक अनदेखा गया कारक, इसने उन्हें 1000 मील का समुद्र दिया जिसमें वे छिप सकते थे, चीनी वायुसेना और नौसेना के हवाई आवरण के साथ। लेकिन यह एंटी पनडुब्बी समूह के खोज मापदंडों को संकुचित करता था और महत्वपूर्ण रूप से अमेरिकियों के लिए चीनी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की संभावनाओं को सीमित करता था। अपने हथियारों को प्रशांत महासागर में जाने के लिए सीधे रूप से अमेरिका के लिए खतरा बनाने के लिए श्रेणी प्राप्त करना। लेकिन ऐसे नीले जल के विचार अभी भी योजना नेतृत्व के मन से दूर थे, जो अपने प्रमुख सैन्य सिद्धांत के रूप में क्षेत्रीय प्रभुत्व पर केंद्रित थे। दुर्भाग्यवश सोवियत पनडुब्बियों में मूल R-11F मिसाइलों की तुलना में विशाल लहर मिसाइल व्यास में चौड़ी थी और इस प्रकार 1101 के 3 लंबवत प्रक्षेपण नलियों में फिट नहीं की जा सकती थी।
इसके लिए एक नली को हटाने की आवश्यकता होती थी ताकि केवल 2 विशाल लहर मिसाइलों को हुल में फिट किया जा सके। 1101 ने 1970 2 में शिपयार्ड से तैयार और परीक्षण के लिए तैयार होकर निकला, लेकिन इस बिंदु तक योजना पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि डिजाइन एक संचालनीय वर्ग की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की आवश्यकताओं के लिए अनुपयुक्त थी। एक उत्तराधिकारी पर काम शुरू हुआ है जो 1101 की सेवा से सीखे गए पाठों को शामिल करेगा और परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा। यह कितना कठिन था, इसे जताना मुश्किल है कि यह चीनी शिपबिल्डिंग उद्योग के लिए कितना बड़ा कार्य था। चीन की पहली परमाणु पनडुब्बी टाइप 091 अभी भी निर्माणाधीन थी और सोवियत सहायता के बिना चीनी इंजीनियरों को लगभग सब कुछ शून्य से सीखना पड़ रहा था। फिर भी उन्होंने 1978 में योजना की पहली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी या SSBN के लिए डिजाइन अंतिम रूप दिया और उसके बाद जल्दी ही निर्माण शुरू हो गया। इस दौरान विशाल लहर मिसाइल का 922 हथियार बनाने का परीक्षण जारी रहा। 092 कार्यक्रम की सहायता के लिए 1101 को 1978 में पुनर्निर्माण किया गया। अंततः पनडुब्बी को मिसाइल उलटने के दौरान चलाने की क्षमता दी गई। पनडुब्बी को बाद में टाइप 031 में पुनः वर्गीकृत किया गया। उसका उपनाम महान दीवार रखा गया। आमतौर पर इसे महान दीवार 200 के नाम से जाना जाता है। विशाल लहर ने अपनी पहली परीक्षण लॉन्च को 30 अप्रैल 1862 को किया, जो एक डूबे हुए पोंटून से चलाया गया। इसके बाद 12 अक्टूबर को पीले सागर में महान दीवार 200 से सफल लॉन्च हुआ। 1981 में चीन की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी पूरी हुई। टाइप 092 के नाम से डिजाइन की गई और नेटो खुफिया द्वारा जिया क्लास के नाम से कोडनामित। इसका डिजाइन सोवियत नौसेना की डेल्टा क्लास की पनडुब्बियों के साथ कुछ हद तक मिलता जुलता था, जिसमें एक स्पष्ट ऊबड़ खाबड़ थी जो सेल थी, जिसमें मिसाइल कक्ष का शीर्ष था। अनुमानित 8000 टन को डुबोते हुए नई पनडुब्बी महान दीवार 200 से 21 मीटर लंबी थी। नई पनडुब्बी को उप पनडुब्बी के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें 12 विशाल लहर मिसाइलों की वहन क्षमता थी। जब 1960 के अमेरिकी नौसेना के जॉर्ज वॉशिंगटन वर्ग और सोवियत डेल्टा थ्वेई जिनमें 16 मिसाइलें थीं से तुलना की जाती है तो यह सामान्य आंकड़ा है। ऊर्जा का स्रोत एक दबावी नाभिकीय रिएक्टर था जो 2 भाप टरबाइनों को चलाता था, जो कम से कम 58 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न करते थे, जो आज के समय में लगभग 28,000 अमेरिकी घरों को 1 वर्ष के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी। टाइप 092 चीन की ओर से इंजीनियरिंग की एक उपलब्धि थी। यह एक एशियाई राष्ट्र द्वारा डिजाइन और निर्माण की गई पहली SSBN थी और अब तक चीन में निर्मित सबसे बड़ी पनडुब्बी थी। फिर भी इन सम्मानों के बावजूद चीनी डिजाइनरों की अनुभवहीनता और शामिल निर्माण विधियां स्पष्ट थीं। टाइप 092 को विश्वसनीयता समस्याओं, महत्वपूर्ण शील्डिंग समस्याओं से परेशान किया गया था पनडुब्बी के रिएक्टर के निकट, और समस्याएं वहां समाप्त नहीं हुई। 28 सितंबर 1985 को पनडुब्बी ने पीले सागर में अपनी पहली बड़ी लहर परीक्षण लॉन्च की। मिसाइल ने सतह को तोड़ा और अपने पहले चरण रॉकेट मोटर को प्रज्वलित किया, लेकिन फिर बहुत अस्थिर हो गई और विस्फोट हो गई। पनडुब्बी ने समुद्र में बड़े लहर का सफल लॉन्च 1988 में किया। 1987 में संचालनीय होने पर भी एकल प्रकार 922 कहा जाता है कि उसने कभी भी चीन के तटीय जलों की सुरक्षा नहीं छोड़ी। बजाय पनडुब्बी चीनियों के लिए एक SSBN निर्माण और संचालन का एक और पाठ बन गई। इसे विभिन्न परीक्षण कार्यों पर लागू किया जा रहा है, जिसमें 1980 के दशक में पश्चिमी देशों से आयातित प्रौद्योगिकी की फिटिंग शामिल है। अफवाहें चल रही हैं कि दूसरा उदाहरण निर्माण किया गया और दुर्घटना में खो गया, यद्यपि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जैसा कि 1980 के दशक में प्रकार 922 और विशाल लहर मिसाइल की परीक्षण शुरू हुई,
चीनी पहले से ही अगली पीढ़ी के SSBN और SLBMs का उत्पादन करने की तलाश में थे और उन्हें पता था कि दोनों डिजाइन फिर भी चीनी प्रौद्योगिकी की कटिंग एज होने के बावजूद पश्चिमी या सोवियत समकक्ष अधीन थे। 1970 के शुरुआत में एक नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें दोनों भूमि और पनडुब्बी संस्करण होंगे और पिछले मामले में यह पहली बार की विशाल लहर की तुलना में एक स्पष्ट सुधार प्रदान करेगा। भूमि और पनडुब्बी आधारित संस्करणों के लिए क्रमशः DF-30 एक और JL-2 के रूप में नामित नई मिसाइल एक 3 चरण ठोस ईंधन वाली डिजाइन थी, जिसकी संचालन योग्य दूरी 9000 किलोमीटर या 5,500 मील तक थी। पहले चरण का इंजन 1983 में परीक्षण फायरिंग का कार्य करता था, लेकिन जैसे जैसे दशक बढ़ता गया, परियोजना को चीन के बढ़ते अनुभव को ध्यान में रखकर पुनः परिभाषित किया जाएगा और परमाणु वॉरहेड्स का संकुचन। शुरुआत में JL-2 या विशाल लहर 2, उसका इरादा था एकल मेगाटन वॉरहेड ले जाने का। हालांकि छोटे वॉरहेड्स ने एक मिसाइल को कई लक्ष्यों पर हमला करने या एक लक्ष्य क्षेत्र को संतृप्त करने की अनुमति दी, जिससे उन्हें बहुत अधिक लचीला और विनाशक अस्त्र बना दिया गया, जिन्हें स्वतंत्र लक्षित पुनर्प्रवेश वाहन के नाम से जाना जाता है। मायारवीज का एक लाभ यह भी था कि उन्हें गिराना कठिन था, जब व्यक्तिगत युद्ध मस्तिष्क लॉन्च वाहन से अलग होते हैं। मायारवीज पहले ही पश्चिमी और सोवियत SLBM सिस्टम का मुख्य घटक थे, इसलिए चीनी नेतृत्व ने इनकी मांग की। हालांकि इसने विशाल लहर 2 के विकास में बहुत देरी कर दी। समय समय पर चीनी परमाणु पनडुब्बियों की अगली पीढ़ी पर काम चल रहा था, जिसमें टाइप 993 हमला पनडुब्बी और टाइप 094 SSBN शामिल थे, जो समस्याग्रस्त टाइप 092 से सबक सम्मिलित करेंगे। टाइप 094 का समान विन्यास होगा, पहली पनडुब्बी के समान, लेकिन यह फिर से 135 मीटर लंबी होगी और 11,000 टन को हटा देगी। अधिक गोलाकार उभार के साथ परमाणु हथियारों का मतलब है 12 विशाल लहर 2 मिसाइलों की बिक्री। परमाणु पनडुब्बी बेड़े की उच्च प्राथमिकता ऐसी थी कि 1980 के दशक में योजना ने लगभग 20% हिस्सा उठाया कुल चीनी रक्षा बजट का, जो पिछले दशकों की तुलना में काफी बढ़ोतरी है। योजना बड़े युद्धपोतों को शामिल करने के लिए भी विस्तारित हो रही थी, जो अंततः इसे अपने क्षेत्रीय जलों के बाहर नियमित रूप से सेल करने की अनुमति देगी, जिससे बहुत सारे चीनी एडमिरलों का सपना पूरा होगा। समुद्र की ओर चीनी प्रभाव को आगे बढ़ाने के साथ साथ ये सतही जहाज नए SSBNs की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जब वे समुद्र में और आगे बढ़ेंगे। यदि आवश्यक हो तो किसी भी संभावित आक्रामक को धमकी देने के लिए, यहां तक कि अमेरिकी स्वदेश को भी। डेमोक्रेटिक पश्चिम में भी परमाणु हथियार नौसेनाएं मौन हैं, उनके परमाणु विकास कार्यक्रमों के बारे में स्पष्ट सुरक्षा कारणों के लिए। तो आप यह कल्पना कर सकते हैं कि चीनी कार्यक्रम से सही जानकारी पाना कितना कठिन हो सकता है। स्रोतों में अनेकता है कि जब नई पनडुब्बी जिन वर्ग सेवा में आई, लेकिन पहली बार समुद्री यात्रा शायद 2000 के प्रारंभिक या मध्य दशक में हुई होगी, क्योंकि 2006 में दुनिया ने इस नई युद्धपोत की पहली बार देखी वाणिज्यिक उपग्रह छवियों के धन्यवाद। चीनी नौसेना के आधार पर निर्णय। आगामी वर्षों में आगे की छवियों ने यह पुष्टि की कि टाइप 094 टाइप 092 की तरह एक और एकल नहीं था, क्योंकि अधिक उदाहरण पहचाने गए, जिसने यह पुष्टि की कि चीन अब अंतिम रूप से एक पनडुब्बी आधारित परमाणु निवारक तैनात कर रहा था। विशाल लहर 2 के लिए वह हथियार जो योजना की रोकथाम क्षमता देगा उचित है। जून 2005 में महान दीवार 200 पनडुब्बी ने समुद्र में पहली परीक्षण लॉन्च किया। विशाल लहर 2 के लिए यह शायद उचित है कि वह हथियार जो योजना को इसकी निवारक शक्ति देगा। जून 2005 में महान दीवार 200 पनडुब्बी से समुद्र में अपनी पहली परीक्षण लॉन्च का कार्य किया। वही जलयान ने बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कार्यक्रम की शुरुआत मदद की 40 साल से अधिक पहले। पहली लॉन्च सफल रही, हालांकि अगले वर्ष एक और परीक्षण विफल साबित हुआ। हथियारों का परिचय देने में देरी। जब तक 2008 में महान दीवार 200 से एक और सफल परीक्षण लॉन्च नहीं किया गया,
2008 में महान दीवार 200 का निर्माण हुआ, जिसने 2009 में 094 मिसाइल के परीक्षण के लिए आत्मविश्वास बढ़ाया। अब 2009 में टाइप 94 से मिसाइल का परीक्षण करने के लिए एक सफल परीक्षण, और यह पुष्टि की कि जिन क्लास की पनडुब्बियां हों और विशाल वेव 2 2010 में एक संचालनात्मक हथियार प्रणाली घोषित की जा सकती थी। 2010 में हथियार प्रणाली संचालनात्मक हुई। अगले दशक में कम से कम 6094 प्रकार संचालनात्मक हुए, जिस योजना से चीनियों को सुविधा मिली निरंतर प्रदान करने की क्षमता समुद्री परमाणु निवारक के रूप में, जिसे अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस आनंदित करते हैं। टाइप 094 वायुमंडल के विश्वव्यापी स्वरूप को बढ़ावा देता है। संगत चौकस ने टाइप 092 के समुद्री उपलब्धता को बढ़ाया और इरादा जताया कि योजना अब वैश्विक पहुंच के साथ है। इसकी पनडुब्बी लगभग 75% महाद्वीपीय संयुक्त राज्यों की पहुंच के साथ जापान के पूर्वी द्वीपों से जेल 2 तक पहुंच सकती है। इसमें एकल मेगाटन वॉरहेड बनाने की क्षमता है या 3 छोटे वॉरहेड जिनकी उत्पादन क्षमता 150 किलोटन्स है। मार्गदर्शन की सुधार चीन के उपग्रह प्रणाली ने की है। चीन ने एक सुधारित वेरिएंट टाइप 094 लॉन्च किया है, जिसमें एक अधिक प्रमुख मिसाइल बेहम्प दिखाया गया है। आधुनिक SSBN मानकों के अनुसार यह जहाज अभी भी शोरदार है, जिससे इन्हें खोजने की संभावना बढ़ती है। फिर भी अपनी क्षमता के साथ ये दक्षिणी और पूर्वी एशिया पर अपने बंदरगाहों से हमला करने के लिए काफी है। इसलिए इन्हें चीन के प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा माना जाता है, खासकर भारत के लिए, जो अब अपने SSBN को मैदान में ला रहा है INS अरहंत के रूप में। - 2008 में चीन ने अपने परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी फ्लीट को बढ़ाते हुए एक अनोखे डिजाइन के 6000 टन क्लास की नई पनडुब्बी का निर्माण शुरू किया। इस नई जहाज पर परमाणु ऊर्जा को छोड़कर डीजल और विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया। इस निर्णय ने उलझन भरे अनुमान उत्पन्न किए, जैसे कि यह पनडुब्बी टाइप 094 के लिए कम लागत वाली बैकअप होगी, या चीन इसे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ काउंटर के रूप में बेचने का इरादा रखता है, जिसे टाइप 32 के नाम से जाना जाता है। क्विंग क्लास के रूप में संदर्भित यह पनडुब्बी सबसे बड़ी सामान्य पनडुब्बी है जिसे समुद्र में रखा गया है। सतह पर 6788 टन का वजन करती है और 67.7 मीटर तक फैलती है। हथियारों में 2 SLBMs के लिए साइलो और क्रूज मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए 4 छोटे साइलो शामिल हैं, और महान दीवार 200 की तरह इसमें संकीर्ण हुल में हथियारों को फिट करने के लिए एक वेंट्रल फायरिंग शामिल है। 2012 में सेवा में प्रवेश के बाद पनडुब्बी ने विभिन्न परीक्षण कर्तव्यों संभाले, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि इस जहाज का उद्देश्य महान दीवार 200 को कम लागत वाले जहाज से बदलना था। जहाज के परीक्षण कार्यक्रम में अब तक नए घटकों का मूल्यांकन शामिल है, जैसे कि दहन शक्ति से चालित टॉर्पीडो और अमान्य पानी के नीचे ड्रोन। पनडुब्बी ने विशेष बल दलों की वाहन और तैनाती के लिए विशेषज्ञता वाले कक्षों का भी परीक्षण किया है, और एक नया अपरिहार्य पॉड डिजाइन जो चीनी परमाणु पनडुब्बी की अगली पीढ़ी पर लागू किया जाएगा। ह्यूज वेव 3 परियोजना के समर्थन में मिसाइल परीक्षणों में भाग लेने नई पीढ़ी की जलाधीन विरोधी जहाज मिसाइल की लॉन्च का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य विरोधी पनडुब्बी को नष्ट करने में सहायता करना है। टाइप 32
क्रा टाइगर पनडुब्बी, हरी समिट, डोर्स और एक नई सतह से वायु मिसाइल प्रणाली जिसका उद्देश्य एस-60 सी हॉक विरोधी पनडुब्बी हेलीकॉप्टरों को नष्ट करना है। टाइप 32 नाभिकीय नौसेना के लंबे अवधि के जलाधीन मिशनों का अनुकरण करने के लिए बेहतर उपलब्ध है। धन्यवाद। वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणालियों में उन्नति के लिए जो सामान्य पनडुब्बियों को सप्ताहों तक डूबे रहने की अनुमति देते हैं, एक पहले सोचा नहीं जा सकने वाला परिप्रेक्ष्य। मात्र 25 वर्ष पहले यह तथ्य भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य पनडुब्बियां बैटरी पर चलने पर नाभिकीय पनडुब्बियों से अधिक शांत होती हैं और इसलिए वे दुश्मन के लिए अधिक स्किप करने वाले लक्ष्य बनती हैं। इस सब का ध्यान रखते हुए अनुमान है कि टाइप 132 को फ्रंटलाइन इकाई के रूप में विकसित किया जा सकता है। यदि यह सत्य है तो यह चीन को एकल परमाणु शक्ति बना देगा जो सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों में निवेश कर रही होगी। 2-4 नवंबर 2018 को चीन ने विशाल वेव 3 मिसाइल की अपनी पहली सफल परीक्षण की और आगे के परीक्षण 2019 और 2020 में किए गए थे। मिसाइल को 2020 के मध्य तक संचालन योग्य घोषित करने की उम्मीद है और इसकी रेंज 7,000-1,500 मील होगी, जो विशाल वेव 2 से 2,000 मील अधिक होगी। उम्मीद है कि मिसाइल टाइप 966 SSBN का विकास हो रहा है, जिसे अमेरिकी ओहायो वर्ग के समकक्ष माना जाता है। हालांकि जानकारी अस्पष्ट और कभी-कभी कल्पनाशील होती है। इस बीच टाइप 094S चीन को समुद्री परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में निरंतर सेवा देता रहेगा। चीन की दीवानगी अपने हथियार प्रणालियों का पूरी तरह से उपयोग करने की, यहां तक कि जब वे अपने उपयोगी जीवन को समाप्त कर चुके हों। इसका मतलब है कि 094S आने वाले कई दशकों तक सैनिक रह सकते हैं, भूगर्भीय पनडुब्बी पेंस के साथ, जैसे कि हैनान द्वीप पर वाले। चीन की बढ़ती हुई बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी क्षमता क्षेत्र के लिए निरंतर चिंता का स्रोत रही है, विशेषकर ताइवान, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। 2021 के जनवरी में भारत ने सूचना दी कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ मिलकर अपने मछली अंकुर प्रणाली को विस्तारित कर रहा है, न केवल 094 पनडुब्बियों के खिलाफ बल्कि चीन के जासूसी इकट्ठा करने के लिए भी। इसे बनाए रखने में सफल रहे। उन्होंने एक कागज में अपनी स्थिति दर्ज की, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान उनकी पनडुब्बियों को बंदरगाह में नाकाबंदी करने का प्रयास कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप उनकी पनडुब्बियां समुद्र में और दूर जाने के लिए मजबूर थीं, ताकि वे विश्वव्यापी रूप से अधिक प्रभावशाली और चतुर लक्ष्य बन सकें। इसे प्राप्त करने के लिए कागज निर्दिष्ट करता है कि चीनी ग्राहक राष्ट्रों, जैसे कि अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में, से सहयोग आवश्यक होगा इन पनडुब्बियों की पुनः आपूर्ति या यहां तक कि इनके आधार के लिए। यह कागज वॉशिंगटन के सैन्य नियोजकों को चिंतित करता है। डरते हैं कि उन्हें शीघ्र ही दक्षिण चीन सागर और जापान सागर में ही नहीं, बल्कि भविष्य में चीनी पनडुब्बियों से मुकाबला करना पड़ सकता है। कागज अमेरिका और जापान की स्थिति प्रशांत, भूमध्य सागर और अटलांटिक में भी निर्दिष्ट करता है।